श्रापित महल की खूबसूरत राजकुमारी। हीरपुर गांव में विनय और अरविंद नाम के दो सगे भाई अपनी मां कमला के साथ रहते थे। जहां विनय एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार इंसान था, वो हमेशा अपनी मां के कामों में उनकी मदद किया करता था। वहीं अरविंद बहुत ही लालची और घमंडी किस्म का इंसान था। वो हमेशा बस अमीर बनने के सपने देखा करता था। वो घर का भी कोई काम नहीं करता था। तभी उसे कहीं से पता चलता है कि पहाड़ों की दूसरी तरफ बसे एक सुंदर से महल के अंदर किसी जादूगरनी ने एक सुंदर सी सुनहरे बालों वाली राजकुमारी को कैद करके रखा है। और उस जादूगरनी का कहना है कि जो भी उस महल में आकर उसकी 3 शर्तों को पूरा करेगा, वो उस राजकुमारी से शादी करके उस महल में राज कर सकता है। लेकिन अगर कोई भी उसकी शर्त पूरा करने में असफल हो जाता है, तो वह उस इंसान को पत्थर की मूर्ति बना देती है। इतना सुनने के बाद भी अरविंद को उस महल में जाने की इच्छा जाग उठती है और वो कहता है, अरे वाह, ये तो अमीर बनने का बहुत अच्छा अवसर है। मैं इसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसलिए मैं कल ही उस महल में जाकर उस जादूगरनी के 3 शर्तों को पूरा करूंगा। इतना कहकर अरविंद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जब ये बात वो अपनी माँ को बताता है तो उसकी माँ उसे वहाँ जाने से मना कर देती है। लेकिन अरविंद अपनी माँ की एक नहीं सुनता और वो अगले दिन ही घोड़े पर सवार होकर पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है और उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को वो नष्ट करता जाता है। तभी कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे रास्ते में कुछ खरगोश मिट्टी का घर बनाते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर अरविंद अपने घोड़े से उनके मिट्टी के घर को कुचल देता है। ये देखकर नन्हे खरगोश डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी कुछ दूर और आगे चलने के बाद वो एक नदी के पास पानी पीने के लिए रुकता है, जहाँ उसे देखकर कई सारे बत्तख खाने की आवाज लगाने लगते हैं। और ये देखकर अरविंद बड़ी ही निर्दयता से उनको पत्थर मारकर वहाँ से भगा देता है और कहता है, आज अगर मेरे रास्ते में कोई भी आएगा तो वो मेरे हाथ से मारा जाएगा। और इस तरह अरविंद जब कुछ दूर और आगे बढ़ जाता है तो उसे पेड़ के ऊपर 2 पंछी अपने कुछ अंडों के साथ दिखाई देते हैं। तभी उनके घोंसले से एक छोटी सी डाली टूटकर अरविंद के सर पर लग जाती है, जिसके बाद अरविंद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे तुम छोटे से पक्षी की इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हमला कर रहे हो। रुको, अभी बताता हूँ। इतना कहकर अरविंद उनके घोंसले को हाथ से मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे वो चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन सौभाग्य से उनका वो घोंसला पत्तों की झाड़ियों पर गिर जाता है, जिस वजह से उनके अंडे सुरक्षित रहते हैं। तभी अरविंद वहाँ से आगे की ओर चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद जादूगरनी के महल के पास पहुँच जाता है और घोड़े से नीचे उतरकर वो दरवाजे के पास जाता है और बहुत ही गुस्से में कहता है, जो भी इस महल के अंदर है वो जल्दी से गेट खोलो। मुझे ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं। अगर तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा। अरविंद के इतना चिल्लाने के बाद एक बूढ़ी जादूगरनी दरवाजा खोलते हुए कहती है, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा महल है, बताओ क्या काम है? अरे क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से गेट पीट रहा था। लगता है तुम्हें बुढ़ापे की वजह से सुनाई देना कम हो गया है, इसलिए ध्यान से सुनो। मेरा नाम अरविंद है और मैं यहाँ सुनहरे बाल वाली राजकुमारी को बचाकर इस महल का राजा बनने आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि राजा बनने से पहले तुम्हें मेरी 3 शर्तों को पूरा करना होगा। अरे हाँ हाँ, बताओ बताओ, तुम्हारी वो 3 शर्त कौन सी है? मुझे अभी पूरा करना है, क्योंकि मैं तुम्हारी किसी भी चुनौती से नहीं डरता हूँ। इसलिए तुम मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और मुझे जल्दी बताओ। अरविंद के इतना कहने पर वो जादूगरनी अरविंद को महल के अंदर ले जाती है। लेकिन
अरविंद उसकी कोई भी चुनौती पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे पत्थर की मूर्ति बनना पड़ता है। काफी समय गुजर जाता है और अरविंद वापस घर नहीं लौटता, तो उसकी माँ और उसके भाई को उसकी चिंता होने लगती है। तभी विनय कहता है, माँ आप चिंता मत करिए, मैं अपने बड़े भाई को घर वापस जरूर लाऊंगा। आप बस मुझे आज्ञा दीजिए वहाँ जाने का। नहीं बेटा विनय, मैं पहले ही एक बेटे को खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। माँ मुझ पर विश्वास करिए, मैं भैया को वापस जरूर लाऊंगा। इतना कहकर विनय अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और कुछ दूर चलने के बाद उसे वही मासूम खरगोश दिखाई देते हैं जिनका घर उसके बड़े भाई ने तोड़ा था। तभी विनय कहता है, आखिर वो निर्दयी इंसान कौन था जिसने इस मासूम खरगोश का घर तोड़ दिया? लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनका घर बनाने में इनकी मदद करूँगा। इतना कहकर विनय फटाफट से उन खरगोश का घर बना देता है, जिसके बाद वो खरगोश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद विनय भी उसी नदी के पास रुकता है जहाँ पर उसका बड़ा भाई पानी पीने के लिए रुका था। तभी उसे देखकर वो बतख फिर से वहाँ आ जाते हैं और जोर जोर से खाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर विनय कहता है, लगता है इन्हें भूख लगी है, रुको मैं अभी तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। इतना कहकर विनय अपनी जेब में से एक बिस्कुट का पैकेट निकालता है और बत्तखों को खिला देता है। उससे उनका पेट भर जाता है और इस तरह विनय आगे की ओर चलने लगता है। तभी उसे जमीन पर पड़ा वही घोंसला दिखाई देता है जिसे उसके भाई ने नीचे गिराया था। ये देखकर विनय उस घोंसले को उठाकर बड़े ही सावधानी से पेड़ के ऊपर रख देता है, जिसके बाद वो पक्षी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दूर चलने के बाद विनय उस महल के पास पहुंच जाता है। तभी वो कहता है, क्या कोई अंदर है? कृपया करके गेट खोलिए। विनय की आवाज सुनकर वही जादूगरनी फिर से गेट खोलती है और कहती है, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? देखिए मैं बस यहाँ अपने बड़े भाई को ढूंढने आया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरा बड़ा भाई कहाँ है? हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी 3 चुनौतियों को पार करना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। इतना सुनकर जादूगरनी विनय को अपने बगीचे में लेकर जाती है और अपनी पोटली में से ढेर सारे सूर्यमुखी के बीज निकालकर हवा में उछाल देती है, जिसके बाद वो बीज चारों तरफ फैल जाता है। तभी वो कहती है, तुम्हें ये सारे बीज आधे घंटे में वापस से इस पोटली के अंदर डालने हैं। याद रखना, मैं आधे घंटे बाद फिर से वापस आऊंगी। जादूगरनी की यह शर्त सुनकर विनय बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि आधे घंटे में इतने सारे बीज इकट्ठा करना नामुमकिन था। तभी वहाँ पर वही खरगोश आ जाता है जिनकी विनय ने शुरुआत में मदद की थी और वो सब मिलकर विनय के सूर्यमुखी के बीज को इकट्ठा करने में मदद करता है। तभी विनय उनसे कहता है, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी इस चुनौती को पार कर पाया हूँ। तभी कुछ देर बाद वो जादूगरनी फिर से वापस आती है और कहती है, क्या बात है, आखिर तुमने मेरी पहली चुनौती पार कर ही ली। चलो अब मैं तुम्हें अपनी दूसरी चुनौती बताती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी विनय को एक नदी के पास ले जाती है और अपनी सोने की अंगूठी उस नदी में फेंक देती है और कहती है, तुम्हें आधे घंटे के अंदर मेरी ये सोने की अंगूठी इस पानी से वापस निकालनी होगी। जादूगरनी की ये बात सुनकर विनय नदी में उतरकर उस अंगूठी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अंगूठी कहीं नहीं मिलती। तभी वहाँ पर वही सारे बतख आ जाते हैं और वो विनय की अंगूठी ढूंढने में उसकी मदद करते हैं, जिसके बाद उसे वो अंगूठी मिल जाती है और विनय उस अंगूठी को ले जाकर उस बूढ़ी जादूगरनी को दे देता है, जिसके बाद वो जादूगरनी कहती है, सच में तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने मेरी दूसरी चुनौती भी पार कर ली, इसलिए अब तुम ये अंगूठी अपने पास रखो और राजकुमारी के मिलने के बाद तुम इस अंगूठी को उसे पहना देना। चलो अब मैं तुम्हें अपनी तीसरी और आखिरी चुनौती बताती हूँ। इतना कहकर जादूगरनी विनय को एक भयानक से कमरे के पास ले जाती है, जहाँ पर 3 दरवाजे बने होते हैं और उस दरवाजे के आसपास कई सारे इंसानी पत्थर
पत्थर की मूर्तियाँ बनी होती है, जिसे देखकर विनय सब कुछ समझ जाता है और वो देखता है कि तीनों दरवाजों के नीचे राजकुमारी के सुनहरे बाल बाहर आ रहे होते हैं। तभी वो जादूगरनी कहती है, तुम्हें इन तीनों दरवाजों में से बताना होगा कि कौन से दरवाजे के पीछे मैंने असली राजकुमारी को कैद कर रखा है। इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है। जादूगरनी की ये बात सुनकर विनय सोच में पड़ जाता है। तभी अचानक से वो पंछी आकर जादूगरनी के सर से उसकी टोपी गिरा देता है, जिसके बाद विनय को जादूगरनी के सुनहरे बाल दिखाई देते हैं और वो सब कुछ समझ जाता है और वो झट से कहता है, मुझे समझ आ गया है, इन तीनों दरवाजे के पीछे कोई राजकुमारी नहीं है, क्योंकि असली राजकुमारी मेरे सामने खड़ी है और तुम ही हो वो राजकुमारी। विनय की ये बात सुनकर वो तीनों दरवाजा वहाँ से अपने आप गायब हो जाता है और उसके सामने खड़ी जादूगरनी एक सुंदर सी राजकुमारी में बदल जाती है, जिसे देखकर विनय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और साथ ही वहाँ पर बने सभी पत्थर की मूर्तियाँ वापस से इंसान बन जाती है। तभी वो राजकुमारी कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ही राजकुमारी चंद्रिका हूँ और मुझे एक श्राप की वजह से उस बूढ़ी जादूगरनी का रूप लेकर यहाँ पर रहना पड़ रहा था, पर आज तुम्हारी वजह से मैं वापस से अपने असली रूप में आ पाई हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और विनय अपने बड़े भाई को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और वो उसे सारी बातें बता देता है, जिसके बाद अरविंद को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन के बाद से वो भी एक अच्छा इंसान बन जाता है और अपनी माँ के कामों में उनकी मदद करने लगता है। और वही विनय राजकुमारी से शादी करके उस महल में हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है। गरीब लड़की के जादुई चांदी के बाल। सीतामढ़ी गांव के एक गांव में राजकुमारी रूपाली अपने सुंदर से महल में रहा करती थी और साथ ही उन्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था और वो हमेशा अपनी खूबसूरती की ही चर्चा किया करती थी, जिसकी वजह से वो गांव समाज के लोगों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया करती थी। इसलिए गांव के लोग भी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। अरे वाह, मेरा चेहरा तो बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है और साथ ही मेरे ये लंबे काले लहराते बाल मेरी खूबसूरती पर और भी 4 चांद लगा रही हैं। भला मेरी इस खूबसूरत रूप के आगे कौन टिक पाएगा। और इस पूरी सीतागढ़ गांव में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो मेरी खूबसूरती के सामने खड़ा हो सके। और इसी तरह रूपाली हमेशा शीशे के आगे खड़ी होकर अपनी खूबसूरती की तारीफ किया करती थी, क्योंकि रूपाली सीतागढ़ गांव के राजा महेंद्र प्रताप की इकलौती बेटी थी और उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वहीं गांव में रह रही सोमिया नाम की एक लड़की, जिसके पिता रघुवीर एक गरीब किसान थे, वो दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत थी, वो स्वभाव में उतनी ही ज्यादा अच्छी और साफ दिल की लड़की थी और वो हमेशा अपने पिता के साथ खेतों में काम किया करती थी, लेकिन तब भी उसका चेहरा सोने के समान चमकता रहता था। ऐसे ही एक दिन, अरे सौम्या बेटी, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो लाना। ये लीजिए पिताजी, अब आप जल्दी से हाथ मुँह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटी, मैं बस अभी हाथ मुँह धो कर आता हूँ। क्या हुआ पिताजी, आप इस तरह हंस क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटी, बस जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही मेरा ख्याल रखती थी और तुम भी बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, उसी की तरह खूबसूरत और समझदार हो। पिताजी सच कहूँ तो मुझे भी कभी कभी माँ की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं बेटी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। और इसी तरह सोम्या अपने गरीब पिता के साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रही होती है। वहीं रूपाली अपनी कुछ दासियों के साथ बातें कर रही होती है। तभी उसकी एक दासी कहती है, क्या बात है राजकुमारी रूपाली, आज तो आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं, कहीं आपको किसी की नजर ना लग जाए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है दासी, मैं क्या सिर्फ आज ही खूबसूरत लग रही हूँ? नहीं नहीं राजकुमारी रूपाली, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी कि आज आपकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस पूरे सीतागढ़ गांव में मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। क्या बात है दासी, तुम्हारी जीभ इस तरह लड़खड़ा क्यों रही है?
नहीं राजकुमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आप ही सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए जो तुम्हारे मन में है चुपचाप मुझे बताओ, वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं राजकुमारी, ऐसा मत कहिए। दरअसल बात ये है कि सीतागढ़ गांव में रह रहे रघुवीर नाम के एक गरीब किसान की बेटी है सौम्या, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसका चेहरा बिल्कुल सोने के समान चमकता रहता है, भले ही वो कितना भी खेतों में काम कर ले। अपनी दासी के मुंह से सौम्या की तारीफ सुनता देख रूपाली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी आँखों से सौम्या को देखने के लिए जाती है। तभी जब वो सौम्या के घर के सामने आती है तो वो देखती है कि सौम्या का चेहरा सच में सोने के समान चमक रहा होता है और उसके काले लंबे लहराते बाल उसके घुटने तक आ रही होती हैं, जिससे उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ रही होती है। और ये सब देखकर रूपाली को सौम्या से बहुत ज्यादा जलन होती है, इसलिए वो अपनी दासियों से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये गरीब किसान की लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। लेकिन राजकुमारी, ये सब तो ऊपर वाली की देन है, भला इसमें हम और आप क्या कर सकती हैं? नहीं, मैं इस गरीब लड़की के साथ बहुत कुछ कर सकती हूँ, इसलिए अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम लोग मिलकर एक ऐसा लेप तैयार करो जिससे मैं इस गरीब लड़की की सारी खूबसूरती मिटा सकूं। लेकिन राजकुमारी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम लोगों से जितना कहा गया है सिर्फ उतना करो। और इस तरह रूपाली अपनी दासियों से कहकर एक जहरीला लेप तैयार करवाती है और रात के अंधेरे में वो चुपके से सौम्या के घर में घुसकर वो जहरीला लेप सौम्या के बालों पर लगा देती है। और अगली सुबह जो होता है वो किसी ने सोचा भी नहीं होता है, क्योंकि रघुवीर जब सुबह सौम्या के घर में आता है तो वो जोर से चिल्ला उठता है, अरे सौम्या बेटी, ये क्या, तुम्हारे बालों को क्या हो गया? क्या बात है पिताजी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो और मेरे बालों को क्या हुआ? इतना कहकर सौम्या जब अपने बालों को शीशे में देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है, पिताजी, ये मेरे बाल अचानक से काली की जगह ये चांदी के समान क्यों चमक रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब हुआ कैसे? सौम्या के बाल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और चमकदार लग रहे होते हैं और साथ ही उसकी खूबसूरती भी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं महल में बैठी रूपाली भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहती है, अब देखना दासी, अब तक तो उस गरीब लड़की के सारे बाल झड़ गए होंगे और अब तो उसकी खूबसूरती भी किसी काम की नहीं होगी, इसलिए अब तो इस पूरे सीतागढ़ गांव में मुझसे ज्यादा खूबसूरत और कोई नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा राजकुमारी। और इस तरह रूपाली बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं सौम्या के खूबसूरत बालों की चर्चा भी पूरे गांव में होने लगती है और गांव के लोग सौम्या को देखने उसके घर आने लगते हैं। तभी गांव का एक बहुत बड़ा सुनार जब सौम्या को देखने उसके घर आता है। अरे चंपकराम जी, आप यहाँ? अगर कुछ काम था तो मुझे बुलवा लिया होता, मैं आ जाता। अरे नहीं रघुवीर, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी के बाल बिल्कुल चांदी के समान चमक रहे हैं, इसलिए बस तुम्हारी बेटी को देखने चला आया। तो कहाँ है तुम्हारी बेटी, जरा बुलाओ। इतना कहकर जब चंपकराम सौम्या के बालों को हाथ से छूकर देखता है तो वो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। तभी रघुवीर उससे कहता है, अरे क्या बात है चंपकराम जी, आप इस तरह चुप क्यों हो गए? अरे रघुवीर, तुम्हारी बेटी के ये बाल सिर्फ चांदी के समान चमक नहीं रहे हैं, बल्कि उसके पूरे बाल ही चांदी के हैं। सच में तुम्हारी बेटी के ऊपर तो साक्षात भगवान का आशीर्वाद है। चंपकराम की ये बात सुनकर रघुवीर और सौम्या बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और चंपकराम के वहाँ से जाने के बाद ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। और जब इस बारे में राजकुमारी रूपाली को पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी दासियों से कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोगों ने उस लेप में ऐसा क्या मिलाया था जिससे उस गरीब लड़की के बाल चांदी के हो गए? हमें क्षमा करना राजकुमारी, लेकिन हम आपसे सच कह रहे हैं, हमने उस लेप में जहरीले पदार्थ के अलावा और कुछ नहीं मिलाया था। अगर ऐसी बात है तो अभी जाओ और मेरे लिए भी वैसा ही लेप बना कर लाओ। लेकिन राजकुमारी, मैंने कहा जाओ। इतना सुनकर दासी फिर से वैसा ही जहरीला लेप तैयार करती है
और उस लेप को राजकुमारी के बालों पर लगा देती है। लेकिन अगली सुबह राजकुमारी रूपाली के बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं और अब वो पूरी तरह से गंजी हो जाती है, जिसे देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और इस बार उसकी दासियां भी उसका साथ छोड़कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रूपाली फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और इस तरह रूपाली कई दिनों तक अपने महल में बंद रहती है और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो खुद रघुवीर के घर जाकर उसे सारा सच बता देती है और सौम्या से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। जिसके बाद सौम्या कहती है, कोई बात नहीं राजकुमारी रूपाली, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि खुशी मुझे इस बात की है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब मुझे आशा है कि भगवान भी आपको माफ कर देंगे। और इस तरह कुछ दिनों में रूपाली के बाल फिर से वापस आ जाते हैं और इस बार रूपाली पूरी तरह से सुधर जाती है और अब वो अपनी खूबसूरती को छोड़कर गांव वालों की समस्याओं पर ध्यान देने लगती है। जिसके बाद गांव के सभी लोग रूपाली की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं और साथ ही उसकी बहुत इज्जत भी करते हैं।